हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान का एक और वायरल पेपर लेकर। आज की इस वीडियो में हम एक रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला है, यानी सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस पेपर को पूरा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में मैंने वे प्रश्न रखे हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना होगा, नाम होगा, ये सब आपका पेपर सेट नंबर होगा, पेपर नंबर होगा। और 2026 रसायन विज्ञान सेम बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर समय दिया होगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 अंक का होगा है, कुछ निर्देश दिए होंगे, ठीक है। जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ दिए होते हैं। तो आइए हम तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, जो प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्न प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प हैं। पहला मतलब आपको इनमें से देना है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है Cu, क्या है Cu, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 29 है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आइए देख लेते हैं कितनी होगी। इसके 4 ऑप्शन हैं, 1, 0.5 mH2SO4, या 3 या 4, ठीक है। ये सॉरी ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर गलत लिखा गया है, आपको ये देखना है। तो कितना होता है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1, यानी कॉपर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक कितना है 29, परमाणु क्रमांक कितना है 29। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो, 1s² 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², ठीक है। कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20, 4s², फिर 3d कितने हो जाएंगे। अब देखिए कितनी ज़रूरत है हमें, 2 2 4 6 10 हो चुके, 2 12 6 18 और 2 20। अब ज़रूरत कितनी की हमें 9 की। तो यहाँ पर कितने भरेंगे हम 9 भरेंगे। तो हम क्या होता है लास्ट पुश क्या भरा है हमारा 3d9, क्या बना है 3d9, यानी 3s², 3p6, 3d9 भरा है। तो देखेंगे एस पी पर कितने होते हैं 1 2 3 हो जाते हैं, ठीक है। और डी पर कितने होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डी पर। तो एस वाला कितना भरा है 1, पहले हम क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर एक नीचे दर्शाएंगे, तो उसके 2 हो जाएंगे, इस पर 2 है तो 2 भरे जाएंगे। पी पर कितने होते हैं 6, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर उसका उल्टा 4 फिर 5 और फिर 6 कंप्लीट हुए। और इस पर कितने हैं 9, तो पहले हम 1 फिर 2 3 4 1 5, फिर यहाँ पर 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर भरेंगे 9, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका जुड़ा नहीं बना, तो कितने हैं 1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर क्या है देखिए K2ZnOH का OH4 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए K2 सबसे पहले पोटेशियम, तो पोटेशियम 4 से टेट्रा, OH से हाइड्रोक्सो, क्योंकि लिगेंड है तो O की मात्रा लगाते हैं, हाइड्रोक्सो, Zn से जिंकेट, क्या होता है 8, यानी जैसे ही कोई धनायन आता है तो इसमें 8 लगाते हैं। यहाँ पर धनायन है, K2 क्या है धनायन है, और केंद्रीय धातु परमाणु का जब भी धनायन आए तो केंद्रीय धातु के नाम में क्या लगता है 8 लगता है, तो जिंकेट हो जाएगा। और OH लिगेंड है तो इसमें क्या लगता है O लगता है, तो हाइड्रोक्सो हो जाएगा। 4 है तो टेट्रा है, आगे सबसे पहले पोटेशियम का नाम बनाएंगे, और जैसे हम केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो सेकंड यहाँ पर हम पढ़ देंगे, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी से क्या होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन बी को बांटा गया है वैसे, डी से रैकेट, ई से अंगघात हो जाता है, ठीक है। एस्कर्बिक अम्ल है तो क्या है विटामिन, एस्कर्बिक अम्ल क्या है विटामिन है। फिर क्या है अगला देखिए, क्या है कि 0.2 मोल H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा मोलरता बराबर क्या होता है W2 गुणे 1000 बटे M2 गुणे मान लीजिए V,
ठीक है, भी है। लेकिन यहाँ पर कितना है, ग्राम प्रति लीटर में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर 1000 को हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, भी लिखेंगे, ये हो जाएगी लीटर में। ठीक है, तो मोलरता कितनी है 0.2, तो 0.2। W2 का मान हमें पता नहीं है, तो उसकी सांद्रता हमें निकालनी है, तो W2M क्या होगा, किसका, H2SO4। तो H2SO4 का परमाणु भार कितना होता है, 98। कितना होता है, 98, यानी हाइड्रोजन का 1 गुणा 2, सोडियम का 32, सल्फर का 32 है। ठीक है, 32 हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, 16 चौको 64। ठीक है, 64 हो जाएगा, 64 और 32 कितना हो जाएगा, 64 और 32 हो जाएगा 96, और 96 दो कितने हो जाएंगे, 98। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98। और ये कितना है, प्रति लीटर यानी 1 लीटर, प्रति लीटर यानी 1 लीटर, ऐसे। तो आपको एक पट्टी में 1 मानकर कैंची गुणा करना है, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 गुणे 98 गुणे 1, कितना हो जाएगा, 98 गुणे 1। तो बस आप गुणा कर लीजिए 98 का 0.2 में। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए कि ऐसे बांट लीजिए, 0.98 का 0.2 में कर लीजिए, या फिर वाले करिए, पॉइंट हटा लीजिए, 2 कर लीजिए, यहाँ पर नीचे 10 लिख दीजिए, पॉइंट हटाइए, 2 का गुणा कर दीजिए 98 में। तो 2 अट्ठे 16, चल 1 और 2 नाम 18 और 1 19, यानी 19 196। तो अब देखिए कुछ दिख रहा है आपके लिए, 196 हो जाएगा, यानी एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 19.96 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, तो आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, जो है राउल्ट के नियम को परिभाषित कर समझाइए। तो आइए देखते हैं, हमने इन प्रश्नों को लिखा हुआ है, तो लिख सकते थे, पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी P0 यहाँ पर होगा के P इसके मूल प्रभाज x तथा शुद्ध अवस्था में घटक के वाष्प दाब P0 यानी ये होगा क्या, P होगा, वही P0 हो जाएगा। ये गुणनफल के बराबर होता है, यानी 2 द्रवों A तथा B वाले आदर्श विलयन क्या हो जाएंगे, मान लीजिए कि जो होगा आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, उसमें उपस्थित मूल प्रभाज किसके, मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों का देखिए विलय और विलय, दो विलयन है A और B, तो दोनों का क्या लगा ले, वाष्प दाब निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल वाष्प दाब क्या आ जाएगा, PS बराबर P0 A x A प्लस P0 B x B आ जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, फिर क्या है, एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण द्वारा समझाइए। तो क्या होता है, एक दंतुर लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ता है, उसे किसी धातु परमाणु द्वारा जुड़े एक दाता परमाणु क्या होता है, एक दंतुर लिगेंड क्या होता है, धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दान करने के आधार पर जुड़ता है। एक दाता परमाणु द्वारा जो जुड़ा होता है उसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई धातु है और जब कोई ये लिगेंड कितने एक इलेक्ट्रॉन दान करके के पास जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए Cl H2O NH3 सब क्या है, एक दाता परमाणु है, कितने, एक। ऐसे द्विदंतुर में 2 इलेक्ट्रॉन दान करके जुड़ा हो, कि दो दंतुर लिगेंड धातु आयन से 2 दाता परमाणुओं से द्वारा जुड़ा हो, तो 2 दाता परमाणु द्वारा जुड़ा होता है। देखो CO2 प्लस CO2 आयन, एथिल डाई एमीन यानी NH2 CH2 CH2 NH2, ये सब क्या होंगे, द्विदंतुर लिगेंड हो जाएंगे। फिर क्या है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। तो ये देखते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के उपयोग क्या होते हैं। तो इसकी सहायता से विभिन्न अकार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल आदि का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, अगला है देखिए सवाल है 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। क्या है, 5 ग्राम एथेनोइक, तो इसको हम यहीं पर सॉल्व चाहे तो आप चलिए ऐसे देख लीजिए, 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। तो ऐसे मान लीजिए W2 मान लीजिए कितना है, 5 ग्राम है, तो इसका M1 क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH यानी कितने, 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो 16 और 16 32 और 1 33, 33 और 3 कितने हो जाएंगे, 33 और 3 कितने हो जाएंगे, 33 और 3 हो जाएंगे आपके, 33 3 हो जाएंगे 36। ठीक है, कितने, 36, 36 और 12 कितने हो जाएंगे, 8 और 1 4 3 4 48 हो जाएंगे। ठीक है, 48 हो जाएंगे, तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है,
और कितना 150 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, बेंजीन में घुला उसकी मूललता, यानी इसे हम W1 मान लेते हैं। कितना है 150 ग्राम, और M1 कितना निकला 48। तो इसके क्या निकालना है, हमें मूललता की गणना करनी है। तो मूललता क्या होता है, कैपिटल M बराबर WB यानी 5 ग्राम 1000 बटे कितना होता है M, तो कितना M कितना है 48 गुणे कितना हो जाएगा इसका 150। ठीक है, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। सही है कि नहीं, 48 ही हो रहा है कि नहीं, कि कितने 16 16 32 33 और 3 कितने हो जाएंगे 36। अच्छा 12 12 दूनी 24 सही है। 48 में भी 12 और जोड़ने थे तो 60 हो जाएंगे। ठीक है 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 60 होगा 60। ठीक है, आइए इसको काटते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कट जाएंगे आपके। ठीक है 5 से काटेंगे 5 3 15 बार कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा अब 10, नीचे क्या हो जाएगा 6 दिन बाद 6 3 18। ठीक है 6 3 18, ये भी कट जाएंगे, छोटे होंगे 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। 9 से भाग दे लीजिए 5 में, तो 9 0 लगाएंगे पॉइंट बना के, कितना पन्ना 45 45, कितने बचेंगे 5, फिर वही 9 पन्ना 45 यानी 0.555 आता जाएगा, यानी 0.55 मूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर एक और है, देखिए 1.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, इसकी मूललता की गणना करनी है। तो सेम वही होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता होगा WB गुणे 1000 बटे M2 गुणे क्या होगा W1, ऐसे मान लेते, इसके लिए हो गया था फॉर्मूला लगाया था। इसमें क्या था, अब मूललता के लिए तो वही मूललता के W2 गुणे 1000 बटे M2 गुणे V मिलीलीटर में हो जाएगा। ठीक है मिलीलीटर, यहाँ पर W1 की जगह क्या हो 1 ग्राम में था, ये मिलीलीटर में हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या दिया रहे कि W2 कितना मात्रा दे रहे हैं 5.85, तो 5.85 गुणे 1000। M2 कैसे निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो इसका होता है 23 परमाणु भार, इसका 35.5 यानी इसका हो जाता है 58.5 निकल कर आ जाता है। तो इसका मान हो गया यहाँ पर 58.5 गुणे B का मान कितना दे रहे हैं 200 मिलीलीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 200। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ेंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ेगा, तो 1 0 ये चला जाएगा, 1 जी चला जाएगा, 1 या 1 जी खत्म, 0 खत्म। 585 का क्या बचा 1/2, 1/2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 मूल निकल कर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, चलिए तो अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, फिनोल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिनोल देखिए, फिनोल बनाने का रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले हमने थोड़ा सा क्या क्वेश्चन छूट गया क्या, हमारा क्वेश्चन देखेंगे, एक आध क्वेश्चन छूट रहा है क्या। हाँ ये देखिए, पहले आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इससे पहले एक क्या था, एक क्या था, क्वथनांक उन्नयन एवं मूललता में संबंध। तो आप ये देख लीजिएगा, क्वथनांक उन्नयन तो क्या है, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी किसके मूललता के क्या होता है समानुपाती होता है। क्या होता है मूललता की समानुपाती, यानी Kb × मूललता हो जाता है, यानी Kb मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक होता है, यानी तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा V विलयन में उपस्थित विलय की मूल सांद्रता के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये उनमें संबंध हो जाता है। अब क्या कह रहे थे हम कि फिनोल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, फिनोल बनाने का रासायनिक समीकरण। तो देखिए, फिनोलिक अम्लों का गर्म सोडा लाइम के साथ आसवन करने पर कार्बोक्सिलीकरण क्रिया के फलस्वरूप फिनोक्साइड बनता है, जो अम्लीकृत करने पर फिनोल देता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक अम्ल, कितने सोडा लाइम NaOH तथा +CO के मिश्रण को सोडा लाइम कहेंगे, की उपस्थिति में क्या देता है वो फिनोल देता है। क्या हो जाएगा फिनोल देता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट देता है। फिर क्या है, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो RNA क्या होता है, देखिए RNA क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार के उच्च अणु भार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। यह DNA से भिन्न होते हैं,
होता है क्योंकि इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस। तथा पिरिमिडीन थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, इनमें यूरेसिल पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए में थायमिन की जगह इनमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यह एकल रज्जुक अणु होता है। इनमें एकल रज्जुक अणु लूपित होकर कुंडलित रचना का निर्माण करता है एवं युग्मन केवल कुंडलित भाग में ही संभव होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे थे। अब देखिए अभिक्रियाएं आपसे पूछ ली जाएंगी, तो जो मैं अभिक्रिया बता रहा हूँ इनको आपको हल करना है, अच्छे से लिखना है। जैसे देखिए रोजरमुंड अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया और गाटरमैन कोच अभिक्रिया। ठीक है, इन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हैं जितनी में इसमें दी हुई हैं। अब देखिए बर्नर सिद्धांत ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और BBT सिद्धांत है, बर्नर सिद्धांत हो जाता है। SN1 और SN2 अभिक्रिया, यानी यह आ जाएगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं, गारंटी ले लीजिए आपके पेपर में 100% आएंगी। कोलराउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लिखना है आपके लिए। अब ऐसे 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, आपको इनको हल करना है। देखो जितना हो सके अब बचे हुए समय में जो अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी एक राइटिंग भी अच्छी तरीके से आएगी और लिखने में भी स्पीड आएगी, और जो प्रश्न लिखने से याद हो जाएंगे, तरीका पता चल जाएगा, उतना ही बेहतर रहेगा। तो आप हो सके पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, पढ़ो और पेपर सॉल्व करो। और कितना स्कोर कर पा रहे हो तो मेहनत करो, स्कोर देखकर अपने पेपर मेहनत करो कि कितना हम कर पा रहे हैं इसमें और कर सकते हैं कितना अच्छा इसमें। अभिक्रिया की दर को समझाइए, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखो महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न हैं सब। जैसे आया निम्नलिखित का IUPAC नाम, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पहले किसका नाम बनाते हैं, धनायन का, तो क्या होता है पोटेशियम। फिर कैसा बनाते हैं, लिगेंड की जो उपसंयोजन संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से क्या होता है पोटेशियम डाइट्राई, क्या हो जाएगा ट्राई, पोटेशियम ट्राई। C2H4 को बोलते हैं ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट बोलते हैं। और जो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनेट 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले धनायन है तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या में लिखनी होगी। कितनी निकल आएगी, देख सकते हैं इसकी होती है -2, यहाँ पर 3 का गुणा होगा, Al की निकाल ली है तो x, इसकी होती है +1 और 3 से गुणा हो 3 हो जाएंगे 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो इसकी अपन 3 भर सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऐसे इसका क्या हो जाएगा डाइट्राई टेट्रा अगर धनायन नहीं है तो उपसंयोजन संख्या का परिणाम बनाएंगे टेट्रा एमीन, CnH3 को क्या बोलते हैं एमीन। फिर क्या होगा कॉपर धनायन होता पहले तो कॉपरेट होता, ठीक है 8 लगाती, और फिर आता ऑक्सीकरण संख्या, फिर यह होता सल्फेट अंदर होता तो ये सल्फेटू, ब्रैकेट के अंदर हो तो सल्फेटू, बाहर है तो सल्फेट, और ऑक्सीकरण संख्या भरेंगे तो यहाँ पर क्या होगी x + 1 × 4 माइनस किसकी कितनी 2, तो 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 भरी जाएगी। ऐसे आप इसका नाम बना सकते हो। फिर आएंगी कुछ अभिक्रियाएं क्या होता वाली, तो आपको पढ़ना है कि जितनी भी हैं क्या होता वाली पढ़ लेना है। क्या होता है, जब फिनोल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है फिनोल की PCl5 के साथ गर्म करने पर, या फिनोल NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, फिनोल एसिटिलीकरण प्रिडीन की उपस्थिति में होता है, अभिक्रिया देख लेना है। केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, लिगेंड जरूर पढ़ना है। फिर देखो फिर अभिक्रिया आ जाएंगी कुछ और कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो हुंस डीकर अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं, इनको तैयार कर लेना है। तो अगला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी तैयार कर लेना है। आइए तुम और भी देख लेते हैं, और कौन से प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, हेलोएल्केन की एकाणुक व द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वही बताया मैंने, SN1 SN2 अभिक्रियाएं। फिर फिनोल की अम्लीकृत प्रकृति, इसको स्पष्ट कीजिए। फिनोल से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो पिक्रिक अम्ल और बेंजोक्विनोन, क्या होगा बेंजोक्विनोन। पिक्रिक अम्ल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो इतने प्रश्न आप अच्छे से हल कीजिए, गारंटी है पेपर में बेहतर स्कोर करोगे। अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेपर लगाओ।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।